नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। और आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में। पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर 1 का जो सेक्शन बी है, उसमें टॉपिक दिया हुआ है असहयोग आंदोलन, जिसे हम लोग इंग्लिश में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहते हैं। मित्रों, अगर आप यहाँ देखें, ये जो चौरी चौरा जो कांड है, ये आपका असहयोग आंदोलन का ही एक पार्ट है। चलिए समझते हैं। देखिए, कहा जाता था और उस समय बहुत बड़े बड़े लीडर भी कहते थे कि अगर ये आंदोलन वापस नहीं लिया जाता तो दूसरी जगहों पर भी ऐसी घटनाएं होती। हालांकि चौरी चौरा जो घटना है, इसके बारे में लोग बहुत डिटेल में भी समझने वाले हैं। आखिर क्या था ये मुद्दा, समझिएगा। असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद 16 फरवरी 1922 को 16 फरवरी 1922 को क्या होता है कि महात्मा गांधी एक आर्टिकल लिखते हैं जिसका टाइटल था चौरी चौरा का अपराध। ये लाइन उसी आर्टिकल से है जो महात्मा गांधी ने चौरी चौरा के अपराध को लेकर जो आर्टिकल लिखा, उसी आर्टिकल से मैं आपको बता रहा हूं। ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा हुआ तथ्य मैं आपको बता रहा हूं। मित्रों, गांधी जी के मुताबिक उन्होंने चौरी चौरा कांड के चलते ही असहयोग आंदोलन वापस उन्हें लेना पड़ा था। तो गांधी जी ने इस कांड के लिए एक तरफ पुलिस वालों को जिम्मेदार ठहराया जिन्होंने भीड़ को उकसाया था, और दूसरी तरफ घटना में शामिल लोगों से खुद को पुलिस के हवाले करने को भी कहा था। तो आज बेसिकली 19 मार्च है, 4 फरवरी की यह घटना थी, और आज हम आपको चौरी चौरा कांड के पूरे घटनाक्रम से रूबरू करवाएंगे। और यकीन मानिए, वही चौरी चौरा जिसे हम और आप बचपन से या बचपन में स्कूल के छोटी क्लासों में या कक्षाओं से ही सुनते आ रहे हैं, हम लोग आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं। साल 1919 और 1920 का दौर, साल 1919 और 1920 का दौर। मित्रों, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा था इंडियंस के हृदय में। रॉलेट एक्ट आया था। कौन सा एक्ट आया था? रॉलेट एक्ट आया था उस समय, जिसके तहत पकड़े जाने पर बिना किसी न्यायिक कार्रवाई के किसी भी इंसान को जेल में रखा जा सकता था। इस भेदभाव पूर्ण वाले कानून को लेकर खिलाफत और स्वदेशी जैसे मुद्दे जोर पकड़ रहे थे। लोग जो है लामबंद हो रहे थे। कांग्रेस में भी नए युग की शुरुआत हो चुकी थी। महात्मा गांधी का दौर आ चुका था, और इन सबके बीच अमृतसर में जालियांवाला बाग नरसंहार हो गया था, जिससे पूरे देश में जो है अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा था। लोगों के इस गुस्से को भांपते हुए महात्मा गांधी ने कांग्रेस के सामने असहयोग आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव रखा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया, और 1 अगस्त 1920 से 1 अगस्त 1920 से यानी अगस्त 1920 से पूरे देश में असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। और इस आंदोलन में महात्मा गांधी को जोर पूरी तरह स्वदेशी अपनाने पर था। तो महात्मा गांधी के बुलाने पर स्टूडेंट्स ने स्कूल जाना छोड़ दिया, वकीलों ने कोर्ट कचहरी जाना छोड़ दिया, मजदूरों ने फैक्ट्रियों में काम करना बंद कर दिया, लोग विदेशी सामान यानी फॉरेन गुड्स का बायकॉट करने लगे। एक अनुमान के मुताबिक उस समय करीब 400 हड़तालें हुई थी उस साल में, और लगभग 70 लाख वर्किंग डेज का नुकसान हुआ था। तो मोटा मोटी कहें तो आंदोलन सफलतापूर्वक चल रहा था, और ब्रिटिश गवर्नमेंट की नींदें उड़ गई थी। लेकिन ये जो चौरी चौरा जो घटना है, इसका नींव कहां से शुरू होता है? इस घटना का नींव कहां से शुरू होता है, मैं अभी इसके बारे में भी चर्चा करने वाला हूं। मित्रों, उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग में, ईस्टर्न भाग में, गोरखपुर जिला में चौरी चौरा नाम के 2 गांव थे। तो रेलवे के अधिकारी ने दोनों को मिलाकर एक किया था। एक रेलवे के अधिकारी थे ब्रिटिश सरकार में। जनवरी 1885 में यहां एक रेलवे स्टेशन की स्थापना की गई थी। इसके पहले एक वहां रेलवे प्लेटफॉर्म और माल गोदाम के अलावा चौरी चौरा नाम की कोई जगह नहीं थी। 1885 के बाद चौरा गांव में एक बाजार शुरू हुई थी, और चौरा गांव के थाने से
एक मील की दूरी पर छोटकी डुमरी गांव था, छोटकी हम कह सकते हैं डमरी गांव, छोटकी डमरी गांव था, वहां से। तो जनवरी 1921 में इस गांव में कांग्रेस के वॉलेंटियर ने एक मंडल की स्थापना की थी। शुरुआत में जो वॉलेंटियर्स थे उनकी भर्ती में बहुत तेजी नहीं थी, लेकिन फिर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को मुसलमानों के खिलाफत आंदोलन के साथ मिला दिया और गांधी जी के ये जो डिसीजन था ऑर्गेनाइजेशनली काफी ठीक साबित हुआ और बड़ी संख्या में मुसलमान इस आंदोलन में शामिल भी हुए। जनवरी 1922 में यानी जनवरी का महीना, जनवरी 1922 में चौरा के रहने वाले लाल मोहम्मद साई नाम के एक पर्सन थे। तो उन्होंने गोरखपुर कांग्रेस खिलाफत कमेटी के हकीम आरिफ को डुमरी मंडल के लोगों को संबोधित करने के लिए बुलाया। हाकिम आरिफ ने मंडल के लोगों के से कहा कि देखिए, कपास की खेती करो, उसका सूत काटो और उसी के बने हुए कपड़े पहनो, विदेशी प्रोडक्ट को यूज मत करो। स्वदेशी आंदोलन से जुड़ने वाले लोगों को कई कस्में खिलाई जाती थी, उनमें से एक कसम ये भी थी कि खद्दर पहनने की, है ना, कि अपने देश की बने हुए जो है वस्तुएं पहने आप। तो आरिफ ने लोगों से कहा कि अपने झगड़े खुद निपटा, पुलिस के पास न जाओ, और भी कई बातें कही। तो कार्यकर्ताओं से चंदा और चुटकी जमा करने को कहा जाता था। स्वराज आने के बाद लगान बहुत कम देना पड़ेगा। ये भी कहा जाता था कि जब स्वराज आ जाएगा, जब हमारा देश विराज होगा, तो हमें लगान बहुत कम देना पड़ेगा, अभी ब्रिटिशर्स को बहुत ज्यादा देना पड़ रहा है। इसके अलावा आरिफ साहब ने संगठन में कुछ पदाधिकारी नियुक्त कर दिए और वापस लौट गए। यहां चुटकी का मतलब समझ लीजिए, चुटकी का मतलब क्या होता है मित्रों। यहां चुटकी का कहने का मतलब है कि दरअसल आंदोलन के समय गांधी जी ने सभी देशवासियों को सलाह दी थी कि वे रोज अपने खाने के अनाज में से सिर्फ एक मुट्ठी देश के लिए अलग रख लें, जिसके बाद में कांग्रेस के स्वयं घर घर जाकर इकट्ठा कर लेते थे। इसे ही चुटकी कहा जाता था। तो ये चुटकी जमा किया गया अनाज आंदोलन के समय स्वयं सेवकों के काम आता था। हाकिम आरिफ के आ जाने के जो है, हाकिम आरिफ के जाने के अगले दिन सही मंडल में स्वयं सेवक शामिल करने का काम शुरू कर दिया गया था। हालांकि चौरी चौरा का जो घटना है, इससे लगभग अगर मैं बात करूं तो 10-12 दिन पहले डुमरी के करीब 30 से 35 वॉलेंटियर्स ने मुंडेरा बाजार में धरना दिया था। मुंडेरा बाजार गोरखपुर में है। इस बाजार का मालिक था संत बख्श सिंह। क्या नाम था उसका? संत बख्श सिंह। ठीक है, संत बख्श सिंह। तो ये जो संत बख्श सिंह, आप इसका नाम सुन रहे हैं मित्रों, संत बख्श के आदमियों ने वॉलेंटियर्स को बाजार में खदेड़ कर मारा था। उस समय वॉलेंटियर्स ने तय किया कि अगली बार वे और ज्यादा संख्या में आएंगे और इसके बाद वॉलेंटियर की संख्या बढ़ाने पर काम किया गया। जब संख्या 300 से ज्यादा हो गई थी तो उनकी फिजिकल ट्रेनिंग भी शुरू कर दी गई थी इनके इंडियंस के द्वारा। हालांकि संत बख्श सिंह तो ब्रिटिशर्स के आदमी थे। इसकी जिम्मेदारी जो ट्रेनिंग का जो इंडियंस की तरफ से जो ली थी, रिटायर्ड फौजी भगवान अहीर साहब ने ली थी। भगवान अहीर प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना के तरफ से इराक में लड़े थे। तो मुख्य घटना अगर मैं बात करूं, जो चौरी चौरा का जो घटना था, उसके 4 दिन पहले कांग्रेस के मंडल कार्यकर्ता डुमरी में एक बड़ी सभा आयोजित करते हैं। सभी वॉलेंटियर्स को यह निर्देश दिया गया था कि अपने साथ भीड़ लाओ। संख्या कम हुई तो पुलिस पिटाई भी कर सकती है, गिरफ्तार भी किया जा सकता है। सभा में करीब 4000 लोग शामिल हुए और गोरखपुर से आए कुछ नेताओं ने अपने भाषण में गांधी और मोहम्मद अली की बातें की। लोगों से उनकी बातें बताई गई, राह पर चलने की अपील की गई। सभा खत्म हुई तो एक बड़े से चरखे के साथ तहसील दफ्तर, थाना और बाजार के आसपास एक बड़ा सा जुलूस निकाला गया। और इस बार किसी ने कोई रोक टोक नहीं की थी, क्योंकि ज्यादा संख्या थी। संत बख्श सिंह ने भी कुछ नहीं किया। इस सभा की सफलता से जो उत्साहित कार्यकर्ता ने दूसरे दिन यानी 1 फरवरी दिन था बुधवार, उसको फिर से संत बख्श के मुंडेरा बाजार में धरना देने को मन बनाया उन्होंने। करीब 60 से 65 वॉलेंटियर्स नजर अली, लाल मोहम्मद साई, मीर शिकारी की लीडरशिप में बाजार पहुंचे। लेकिन संत बख्श सिंह के आदमियों ने एक बार उन्हें फिर डांट डमट कर भगा दिया। लेकिन वापस जाने से पहले इन कार्यकर्ताओं ने संत बख्श सिंह के कर्मचारी को चेतावनी दी थी। कहा कि शनिवार जो चौरी चौरा का जो कांड हुआ, शनिवार को हुआ था। कहा इन्होंने कैसा है कि शनिवार को फिर आएंगे और भी ज्यादा लोगों को साथ लेकर आएंगे, फिर उनसे बात करेंगे, फिर आपसे हम निपट लेंगे। तो ये जो चौरी चौरा कांड है 4 फरवरी 1922 को हुआ था। 4 फरवरी
1922 की घटना है। दिन था शनिवार, सुबह 8 बजे लगभग, मैं मॉर्निंग का टाइम 8 बज रहा था, यानी 8 o'clock हो रहा था मॉर्निंग का, ठीक है, 8 बज रहा था। मित्रों, सुबह 8 बजे लगभग 800 लोग एक जगह जमा हुए और चर्चा हो रही थी कि बदला कैसे लिया जाए संत बख्श से, या यूं कहें कि ब्रिटिशर से। इधर चौड़ा थाने के जो दरोगा साहब थे गुप्तेश्वर सिंह, उनको इस मामले की खबर थी और गुप्तेश्वर सिंह से ब्रिटिशर्स के आदमी, उसके मुखबिरों ने यानी गुप्तचरों ने उसे बताया गुप्तेश्वर सिंह को कि इस मीटिंग में कुछ अहम फैसले हो सकते हैं। सो गुप्तेश्वर सिंह ने गोरखपुर से अतिरिक्त सिपाही बुला लिए जिनके पास बंदूकें भी थी। मीटिंग में भी अपने कुछ आदमियों को भेजा और कार्यकर्ता को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन यकीन मानिए कोई कार्यकर्ता ने बात नहीं मानी। तय हो गया कि मुंडेरा बाजार बंद कराया जाएगा और सभी कार्यकर्ता इसके लिए तैयार थे। कुछ ही देर बाद सभा ने एक जुलूस की शक्ल ले ली। महात्मा गांधी की जय के नारे लग रहे थे। भीड़ चौरी या फिर चौरा थाने की ओर बढ़ रही थी। लोगों की संख्या लगभग 2,500 से 3,000 तक हो गई थी। रास्ते में उन्हें संत बख्श सिंह के यहाँ काम करने वाले कर्मचारी जिनका नाम था अवधूत तिवारी, वो मिला, और वहीं जिसने पिछली बार मुंडेर से बाजार से भगाया था संत बख्श सिंह के साथ मिलकर। तो अवधूत तिवारी ने इस बार पुलिस की बंदूकों का डर बताया कि अगर गए तो इस बार भून दिए जाओगे, लेकिन जुलूस के नेताओं ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया कि अवधूत तिवारी क्या बोल रहा है, और आगे बढ़ गए वो। दरोगा गुप्तेश्वर सिंह अपने बंदूकधारी सिपाही और चौकीदारों के साथ खड़ा दिखाई दिया। नेता सबसे शुरू में जब बंदूक देखे तो कुछ ठिठके, कुछ डरे, लेकिन उन्हें अपने संख्या बल पे भरोसा था कि इतने लोग हैं, एक गोली चला गया एक मरेगा, बाकी इनको रौंद देंगे हम। आगे बढ़ लिए तो इलाके के जमींदार सरदार उमराव सिंह के मैनेजर थे हरचरण सिंह, जिनका नाम था हरचरण सिंह। तो हरचरण ने पुलिस और नेताओं के बीच मध्यस्थता की कोशिश की। नेताओं ने आश्वासन दिया कि वे शांतिपूर्वक मुंडेरा बाजार चले जाएंगे। हरचरण ने दरोगा और सिपाहियों को उनके रास्ते से हटने के लिए कह दिया। लेकिन इसके बाद जैसे जैसे जुलूस आगे बढ़ा मेरे प्यारे मित्रों, बहुत से लोग जो भोपा और मुंडेरा को शनिवार को लगने वाली, चूंकि आप लोगों को मालूम होगा आपकी सिटीज में वीकली एक बाजार लगता होगा, उसी प्रकार भोपा और मुंडेरा नाम के दो शहर थे, दो जगह थी गोरखपुर में, वहां पे साप्ताहिक जुलूस लगता था। सॉरी, जुलूस में कह रहा हूं, बाजार शनिवार को। तो भीड़ भी थी उस समय उन बाजारों में, वो भी जुलूस में शामिल हो गए, संख्या और बढ़ गई। कुछ देर बाद हम कहें तो जो जुलूस था मेरे प्यारे मित्रों, वो थाने के सामने से गुजरा। माहौल बिगड़ने की आशंका देखते हुए दरोगा ने जुलूस को अवैध मजमा घोषित कर दिया और इस पर भीड़ भड़क गई। पुलिस और भीड़ के बीच में झड़प भी शुरू हो गई। और मैं आपको बताऊं कि उसी दौरान थाने के एक सिपाही ने बहुत बड़ी गलती कर दी, और मैं कहता हूं कि चौरी चौरा घटना का सबसे बड़ा जो गलती था वही उसने किया था। वो पूरा करवाने वाला अगर ऐसा नहीं करता तो शायद इतने लोगों की मृत्यु नहीं होती। मित्रों, सिपाही ने क्या किया था? सिपाही ने कि एक आंदोलनकारी को गांधी टोपी, यानी जो आंदोलनकारी था उसका टोपी खींच कर जो गांधी जी की टोपी पहना था उसको उतार लिया और उसको पैर से कुचलने लगा। और उस दौर में गांधी टोपी और महात्मा गांधी भारत की आजादी के सिंबल माने जाते थे। मैं आपको बताऊं एक आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट, गोरखपुर के या फिर आपके जहां अगर रह रहे होंगे आपके भी इलाके में आपने देखा होगा, गोरखपुर के पास के इस पिछड़े इलाके में, मैं बात कर रहा हूं चौरा थाना का, इस इलाके में मुंडेरा बाजार में, इस इलाके में गांधी को लेकर यहां तक बातें चला करती थी कि वो एक चमत्कारी बाबा है। उस वक्त के लोकल अखबार में ऐसी कई घटनाएं छपती थी जिनमें गांधी के चमत्कार की बात होती थी। किसी को शारीरिक मानसिक कष्ट होता तो कहा जाता कि गांधी बाबा उसे उसकी करनी की सजा दे रहे हैं। गांधी के नाम पर का जाप भी किया जाता था, लिहाजा गांधी टोपी को पैरों तले रौंदे जाते देख आंदोलनकारियों का जो पारा था वो 7वें आसमान पर पहुंच गया। आंदोलनकारियों का विरोध और तेज हो गया। हालात से घबराकर पुलिस वालों ने जुलूस में शामिल लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी। कहा जाता है कि गोलीबारी में लगभग 11 आंदोलनकारियों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। फायरिंग की अगर मैं बात करूं तो फायरिंग करते करते पुलिस वालों की गोलियां खत्म हो गई और वे थाने की तरफ भागे। गोलीबारी से अगर मैं बात करूं भड़की भीड़ ने पुलिस वालों को दौड़ाना शुरू कर दिया। पुलिस वाले थाने पहुंचकर, कहा जाता है कि भीड़ से बचने के लिए पुलिस वालों ने खुद को लॉकअप में अंदर से बंद कर लिया था। तभी कुछ आंदोलनकारी ने किसी दुकान से केरोसिन तेल का टीन उठा लिया, मिट्टी का तेल, और थाना पहुंचकर मूंज
और घास पतवार। देखा आपने देखा होगा कि जब फरवरी के महीने में वैसे भी जो धान है उसका पुआल वगैरह निकलता है, उन सारी चीजों को लेकर वो थाने पर छिड़क जो है उन्होंने फेंक दिया, क्योंकि अगल बगल लगा हुआ था पुआल का पूरा, जो हम कह सकते हैं टीला जिसे हम कहते हैं, तो वो वहां पे फेंक दिया और उसमें मिट्टी का तेल छिड़क दिया और आग लगा दी। तो उसी समय दरोगा गुप्तेश्वर सिंह ने भागने की कोशिश भी की, तो भीड़ ने उनको भी पकड़कर आग में उठाकर फेंक दिया। दरोगा के अलावा सब इंस्पेक्टर थे, पृथ्वीपाल सिंह, बशीर खान साहब, कपिल देव सिंह, लखई सिंह, रघुवीर सिंह, विशेश्वर यादव, मोहम्मद अली, हसन खां, गदा बख्श खां, जमा खां, मंगरू चौबे भी थे, रामबली पांडे, कपिल देव, इंद्रासन सिंह, राम लखन सिंह, मर्दाना खां, जगदेव सिंह, जगय सिंह, इनको भी आग के हवाले कर दिया गया। तो उस दिन अपना वेतन लेने के लिए थाने पर एक चौकीदार भी कुछ आए थे, कुछ चौकीदार, जैसे वजीर साहब, घिंसाई, जथई और कतवारू राम, इनको भी आंदोलनकारियों ने आग दिखाना था, इनको भी उठाकर आग में फेंक दिया। कुल मिलाकर 22 पुलिस वालों को जिंदा जलाकर मार दिया गया था। अब सवाल उठता है, मैं आपको देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूं, प्रीलिम्स में आपसे पूछ लेंगे कि मंगरू चौबे, रामबली पांडे, कपिल देव, इंद्रासन सिंह किस घटना से संबंधित है। आप कंफ्यूज कर जाओगे, अरे यार मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा, सारी इतिहास की किताबें पढ़ी, कहीं मिली नहीं, है ना। तो इस चीज पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हालांकि ये पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है, डायरेक्टली प्रीलिम्स में भी आ जाता है और मेंस में तो आता ही है, जीएस में। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। किसी तरह एक सिपाही मोहम्मद सिद्दीकी वहां से भागने में कामयाब हो गया। वह भागता हुआ पड़ोस के गौरी बाजार थाने में पहुंचा, और लेकिन वहां के दरोगा नदारत थे, वो इधर उधर मतलब भोग विलास में डूबे रहते थे, पुलिस स्टेशन में नहीं रहते थे। उनकी गैर मौजूदगी में मोहम्मद जहूर नाम का एक सब ऑर्डिनेट थाने के इंचार्ज की जिम्मेदारी संभाल रहा था। तो जहूर को सिद्दीकी ने सारा घटनाक्रम बताया। उसने जनरल डायरी में केस दर्ज किया, और इसके बाद जहूर और सिद्दीकी के पास कुछ मही रेलवे स्टेशन पहुंचे, और वहां से गोरखपुर जिला प्रशासन को सारी घटना की सूचना दी गई, जिस पर आगे कार्रवाई जो है की गई। प्यारे मित्रों, कानूनी कार्रवाई क्या की गई, इस पर ध्यान दीजिएगा। चौरी चौरा कांड में पुलिस ने सैकड़ों आंदोलनकारियों पर केस दर्ज किया था। केस की सुनवाई गोरखपुर जिला कोर्ट में हुई थी। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक इस दंगे में करीब 6000 लोग शामिल थे, जिनमें से करीब 1000 लोगों से पूछताछ की गई, और आखिर में 225 लोगों पर मुकदमा चलाया गया। मैं वॉलेंटियर साहब को याद होगा, मैं बात कर रहा था, तो वॉलेंटियर के एक खास लीडर रहे मीर शिकारी को सरकारी गवाह बना दिया गया। बेसिकली वो जो वॉलेंटियर्स में से जो मीर शिकारी थे, उन्होंने धोखा दे दिया था चौरी चौरा का जो काम था। वहां के सेशन जज थे गोरखपुर के, जिनका नाम था H.E. होल्म्स। क्या नाम था उनका? H.E. होल्म्स, उनका नाम था H.E. होल्म्स, डिस्ट्रिक्ट जज थे। उन्होंने 9 जनवरी 1923 को अपना फैसला सुनाया था। फैसले में होल्म्स ने 172 जो है आरोपियों को, क्रिमिनल्स को फांसी की सजा सुनाई। 2 लोगों को 2 साल की कैद की सजा सुनाई दी, और 47 आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया था। देखिए, गोरखपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने जज के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट इलाहाबाद जो में है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। हालांकि मामले की पैरवी कांग्रेस के बड़े नेता और वकील जो थे मदन मोहन मालवीय साहब कर रहे थे। उन्होंने इस केस की सुनवाई की थी, और हाईकोर्ट के 2 जज चीफ थे, 2 जज चीफ, जिनका नाम था सर ग्रीमाउड